Hanji, good afternoon, everyone, online, offline. I am just praying, I am expecting that all are totally focused. आज ही एनी मैम ने मैसेज डाला है, ठीक है? आपका जो मैसेज एनी मैम का जोश देने वाला जो मैसेज था, just bring that जोश in you. That is must. And believe me, एक टीचर को जब उनके बच्चे कुछ बन जाते हैं ना, मतलब वर्ल्ड मिल जाता है. Yesterday evening I attended my old student wedding. दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट थे वो, राइट? और वहां पे उस बैच के सारे बच्चे मेरे को मतलब कल हमें वहां पे मिले. कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया. एंड दे वर सो अफेक्शनेट कि हमें हमारी टीचर्स मिली हैं. मतलब अपने आप को भी इतना प्लेजर मोमेंट थी वो हमारे लिए और बच्चों के लिए भी. और बच्चों को ऐसे लेवल्स को अचीव करते हुए आई थिंक पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स को खुशी होती है. So we are for you. We are made for you only. Okay? अब एक जमाने में ये बात होती थी किसी को कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाओ. अगर कोई प्रोफेशन आपको नहीं मिला ना तो टीचर बन जाओ. बट दिस इज नॉट द थिंग. अगर टीचर बने हैं हम तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी नीड योर कॉपरेशन इन दैट थिंग.
Okay, so do your best to bring a smile on the face of your teachers. Am I right, online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, with पूरा होश और जोश के साथ today we are going to wind up your this unit जो वहां पे हमने कल छोड़ा था. कल वाले चैप्टर में कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं था, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एन इम्पॉर्टेंट. कैन एनीवन टेल मी कि 9 डॉक्यूमेंट्स कहां पे अटैच होते हैं? 9 डॉक्यूमेंट्स कहां पे अटैच होते हैं? एक्सप्लेनेटरी, जहां पे आपके पास फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस बिल होता है. यू आर गोइंग टू मेक योर स्टेटमेंट स्पोर्टिव कि यस मैंने आपके ऊपर इतने का टैक्स लगाया है, मैंने आपके ऊपर इतने का टैक्स लगाया है. तो उसके बाद उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आई मेड यू अंडरलाइन दैट वर्ड ऑल्सो, इट वॉज 9. ओके, कल के सेशन में कोई भी जना मेरे को 2 चीजें रिकॉल करके बता सकता है. लोकेश, कल के सेशन में आपने 2 चीजें कौन सी लर्न की थी? एनी 2 थिंग्स. हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस वी कैन हैव? नेम देम. Who is responsible to collect your direct tax? CBDT, Central Board of Direct Taxes. And who is responsible for indirect taxes? CBIDC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Okay. और उसके बाद आपके पास क्या चीज थी जो आपको याद रखना है कि आपके रेवेन्यू रिसीट्स क्या थे और आपके कैपिटल रिसीट्स क्या थे. कैपिटल रिसीट्स में कितनी तरह की कैपिटल रिसीट्स आ रही हैं? 2 टाइप्स, डेट कैपिटल रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट. डेट रिसीट्स में आपके पास क्या आ रहा था? ओनली 2 थिंग्स, दैट इज बोरिंग्स प्लस इन दिस इन्वेस्टमेंट. आपके पास क्या आ रहा था? ओनली 2 थिंग्स, दैट इज बोरिंग्स प्लस दिस इन्वेस्टमेंट. और उसके बाद नॉन डेट कैपिटल में कौन से फंड की हम बात करते हैं? State Provident Fund. We talk about what? We talk about State Provident Fund. Okay. So you are all going to learn these things thoroughly. और ना जो बच्चे +2 के टॉपर्स होते हैं थ्रू आउट अपने 12 साल की जिंदगी में वो टॉपर्स रहते हैं, तो वो ना कंप्रोमाइज नहीं कर सकते अपनी पोजीशन के साथ कि आई एम थ्रू आउट अ टॉपर तो आई एम नॉट रेडी टू बी एट नंबर 2. तो उस आग को ना अपने अंदर प्रज्वलित रखो. समझ में आया प्रज्वलित का मतलब क्या होता है? जगा के रखो. डोंट से कि यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी ये चीज पॉसिबल है. अपने आप को सेल्फ अप्रेज करो कि नो, थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ आई वॉज द टॉपर और मेरे को आगे के लिए भी टॉपर बन के रहना है. एफर्ट्स डालने, 1 नंबर कम हो गया तो दिल भी नहीं दुखाना. ठीक है, चलो जी. अब इसके बाद एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम. पक्की? कोई बात, कोई डाउट नहीं है? ऑफलाइन मिस्टर क्रिश, एनी डाउट? अभी मैंने कौन कौन सी चीजें रिवाइज करवाई हैं आपको? राइट. अब आपके पास हमने कल देखा था कि वी कैन हैव अ 3 टाइप ऑफ बजट्स. First is going to be a balanced budget, then it is going to be a surplus budget, and then we have a deficit budget. Next, it is going to be taken as a capital receipt, जो कि हमने कर लिया था. It leads to the reduction in assets and it leads to the creation of liabilities. Okay, so it includes your borrowings, it includes your disinvestment, it includes your loans. और revenue receipts क्या होते हैं? They neither create your liability nor reduce your assets. They are of 2 types, that is to be taken as a tax revenue and non-tax revenue. What is a tax revenue? Direct and indirect tax. What is a NTR? Non-tax revenue is what? It is to be taken as a commercial revenue and administrative revenue. Okay? ये हमारा कल तक का सेशन था. उसके बाद हमारे पास अब क्या है? That is to be taken as a revenue expenditure and capital expenditure. What is the revenue? सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक वर्ड क्रिएशन है और एक वर्ड रिडक्शन है. व्हाट इज द वर्ड? द फर्स्ट वर्ड इज क्रिएशन एंड द अदर वर्ड इज
रिडक्शन। तो ये क्रिएशन या रिडक्शन रिप्लेसेबल है, मतलब वो अपने आप को इंटरचेंज करता है। जब मैं रिसीट्स की बात करती हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेवेन्यू रिसीट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल रिसीट्स। तो उस टाइम के ऊपर आपका ये जो क्रिएशन वर्ड है ना, वो किसके साथ लगता है? इट इज विद योर लायबिलिटीज। रेवेन्यू रिसीट्स, नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज। रेवेन्यू receipts, no creation of liabilities. Capital receipts, creation of liabilities. right? तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। ये liabilities की बात होगी। जब मेरे पास assets की बात होती है, तो assets के साथ मेरा जो word है वो कौन सा है? reduction. Revenue receipts, no reduction of assets. Capital receipts, reduction of assets. Are we clear for this thing? Are we clear for this thing? Any repetition, any explanation you need online? Creation word किसके साथ है? Liability के साथ है। और reduction word किसके साथ है? Assets. But ये चीज आपके पास कब है? This thing is going to be there in case of a receipts. जब मैं expenditure की बात करती हूँ, वर्ड तो मेरे वही रहने हैं, एक वर्ड मेरा क्रिएशन रहना है और एक वर्ड मेरा रिडक्शन रहना है। बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में व्हाट विल हैपन, मेरा क्रिएशन क्या हो जाएगी? एसेट्स की होगी। वो उलट हो जाएंगे। मेरा क्रिएशन किसकी होगी? एसेट्स की होगी, और मेरी रिडक्शन किसकी होगी? लायबिलिटीज। अगर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग हियर अबाउट एक्सपेंडिचर. So expenditure, again, it's of two types. The first one is to be taken as a revenue expenditure and the other one is to be taken as a capital expenditure. ध्यान से सुनना अब इस बात को। Revenue expenditure क्या है? Where there is no creation of assets and there is no reduction of liability. आई बस, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर में क्या होगा? एसेट्स क्रिएट होंगे या नहीं होंगे, राइट? तो मेरे पास क्या है? ना तो मेरी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं और ना ही मेरे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं इन केस ऑफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन करेगा? गवर्नमेंट करती है। क्या करती है? वेजेस एंड सैलरीज देती है। तो वेजेस एंड सैलरीज जब देती है तो उसमें कहीं पे भी आपका कोई एसेट क्रिएट होता है? नहीं होता। कहीं पे भी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है? सुना है ना? नहीं होती है। तो इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। प्लीज कीप इन माइंड, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन एज योर वेजेस एंड सैलरीज, इट इज टू बी टेकन एज योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, इट इज टू बी टेकन एज एन एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इट इज टू बी टेकन एज योर सब्सिडीज। ठीक है? तो ये सारी जो खर्चे हैं जो रेकरिंग होते रहते हैं, बार बार करने हैं, वो किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स क्रिएट भी होंगे और लायबिलिटीज आपकी रिड्यूस भी होंगी। आपके एसेट्स क्रिएट होंगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आएंगी, डैम्स बनेंगे, इरिगेशन बनेगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, वो सारा आपका एसेट्स है। और जब आपकी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज है, रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब आप लोन्स वापस कर। इज दैट क्लियर? Everyone is understood? Where is Amit today? रोहित भी नहीं आज। Am I clear for this, Pia? अब इसके बाद आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस अदर देन द क्रिएशन और फिजिकल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया आपके पास, या आपके पास डिफेंस का हो गया, राइट? बट यहाँ पे क्या है? इवन दो सम ऑफ द ग्रांट्स में बी प्रेजेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। एक्सपेंडिचर में क्या आ गया आपके पास? रिडक्शन इन द फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड क्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब इसके बाद बेटा क्या चीज है? टाइप्स ऑफ डेफिसिट। और इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है।
The ones who are doing it for first time and the ones who have already done it, एक repetition है आपके लिए, that we can have 3 type of deficits. क्या हो सकते हैं हमारे पास? We can have 3 type of deficits. The first deficit is to be taken as a revenue deficit. Revenue deficit क्या होगा? It is to be considered as the difference between revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue deficit क्या हुआ? The difference between revenue. अब आप सबको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप सबको पता है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है. डेफिसिट है मतलब माय एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन माय रिसीट्स. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे कि मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, माय इनकम इज जस्ट 50 पैसास बट माय एक्सपेंडिचर इज ऑफ 1 रुपी. तो आई नीड टू प्लग इन दैट गैप. मेरे को अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसको क्या करना है? थोड़ा करना है, कम करना है मेरे को. मैं खत्म नहीं कर सकती. तो मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं? मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं. या तो मैं अपनी इनकम को राइज कर दूं या मैं अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लूं. अगर मैंने अपनी इनकम को रेज करना है, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? टैक्स लगा दूं. वो मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा सकती क्योंकि अगर मैंने टैक्स ज्यादा लगा दी तो मेरे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट? जितना मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट. दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लूं. अब गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है? सब्सिडीज के ऊपर. अगर मैंने सब्सिडीज के ऊपर एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लिया और सब्सिडीज बंद कर दी मैंने, तो क्या होगा? नो. सोशल एडवांटेज आपका मिनिमाइज हो जाएगा. आपका सोशल एडवांटेज गया मतलब आपका वोट बैंक चला गया. तो आई कांट अफोर्ड टू हैव दैट थिंग आल्सो. तो इस रेवेन्यू डेफिसिट को करने के लिए द सेफेस्ट मेथड मेरे पास क्या है कि ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू रेज माय इनकम जितनी मैं कर सकती हूँ थ्रू टैक्सेस, राइट? फिर मैं क्या करूंगी? बोरिंग्स करूंगी, डेट लूंगी, लोन्स लूंगी. वो भी नहीं हुआ, फिर मैं किसकी तरफ जाऊंगी? डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊंगी. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेलिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. और अगर इन चीजों से भी आई एम नॉट एबल टू रेज माई इनकम सफिशिएंटली टू प्लग इन द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लास्ट रिजॉर्ट जो कि मैंने आपको कल बताया था, what I am going to do, I am going to have a fiscal deficit financing. फिर मैं क्या करूंगी? डेफिसिट फाइनेंस. और इस डेफिसिट में से आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में न्यूमेरिकल टाइप, या तो फार्मूला टेस्टिंग होगी या न्यूमेरिकल आएगा. Am I clear for this revenue deficit? Online students, am I clear? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आया फिस्कल डेफिसिट. क्योंकि जब भी हमारे पास बजट पेश इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट क्या होती है? फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर हाउ मच वाज माय डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है? इट कैन बी टेकन एज अ बजटरी डेफिसिट. तो नेचुरली मेरा बजटरी डेफिसिट किसके इक्वल होगा? तो बजटरी डेफिसिट में आपके पास क्या है कि आपके पास बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स. इट इज अ डिफरेंस किसके बीच में है? बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स. अब बजटरी एक्सपेंडिचर किसकी इक्वल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स क्या होगी आपकी? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स. एम आई क्लियर फॉर दिस? Am I clear? Right? अब यहाँ पे एक झोल है. वो झोल क्या चीज है बेटा? कि आपके पास जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसका एक कंपोनेंट है बोरिंग्स. एक कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज टू बी टेकन एज अ बोरिंग्स. फिस्कल डेफिसिट आपको क्या बता रहा है? इट इज लेटिंग यू नो द डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टोटल.
चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है। अब मेरे पास मेरी इनकम इतनी है, मेरा एक्सपेंडिचर कम है, तो मैंने वो गैप को खत्म करना है, तो मैं क्या जाऊंगी, बोरिंग्स के लिए जाऊंगी। मैं कितनी बोरिंग्स करूंगी, जितना मेरा फिस्कल डेफिसिट है। तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग इन योर माइंड दैट फिस्कल डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ऑलवेज, बट यूजुअली फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा, बोरिंग्स के इक्वल। I am going to borrow the money to that much extent only जितनी मेरे को चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली द पॉइंट यू कीप इन माइंड, जितना ज्यादा मैं डेट्स लूंगी, जितना ज्यादा मैं बोरिंग्स करूंगी, मेरे पास इकोनॉमी में उतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। तो आई नीड टू चेक आउट माई रिसोर्सेज कि मेरे रिसोर्सेज कितने हैं, उसके हिसाब से मैंने डेट्स लेने हैं, उसी के हिसाब से मैंने अपनी बोरिंग्स लेने। ये बात समझ में आई सबको? एट द बैक हैव यू ऑल अंडरस्टूड? आके भाई पक्का? अब इसके बाद क्या है, इससे पहले कि मैं बुक में रेफरेंस करूं आपको, यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर फ्यू क्वेश्चंस। वो फ्यू क्वेश्चंस आपके क्या हैं कि फिस्कल डेफिसिट में आपके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ये फिस्कल डेफिसिट में आता है। व्हाट इज दिस, वेज प्राइस स्पाइरल। हैव यू एवर सीन स्पाइरल? क्या होता है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना ऐसे ऐसे करके, जो स्प्रिंग होता है, मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, उसकी कोई भी बिगिनिंग नहीं होती, आप जहां मर्जी से करो उसको शुरू कर सकते हो आपको। अब क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आई एम वर्किंग विद आरएमएस, आप भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, कुछ पर्पज है कि अल्टीमेटली आपको अपना लाइवलीहुड जनरेट करना है। ओके, मैं भी आरएमएस में काम करती हूँ। तो एनी ने मेरे को सैलरी दी मेरी, मैंने एनी को बोला एनी मेरी सैलरी बढ़ा दे, नहीं तो मैं काम करना बंद कर दूंगी। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो चुका है, मार्केट में इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा। अगर इन्फ्लेशन है ज्यादा तो व्हाट विल हैपन, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगी। यानी तुम जितना मेरे को दे रहे हो मेरा उससे गुजारा नहीं हो रहा, तो अगर तुम मेरी सैलरी बढ़ा सकते हो देन आई एम ओवर हियर, अदरवाइज आई एम गोइंग टू से बाय बाय टू यू। अब एनी भी क्या है, प्रेशर में है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, कोई ना कोई तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो अंडर प्रेशर आके एनी ने क्या किया, मेरी सैलरी बढ़ा दी। ठीक है, अब मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरी तो बल्ले बल्ले, आई एम सो हैप्पी कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई है। अब जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई है, व्हाट इंप्रेशन आई विल हैव, नाउ माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू बी बेटर, बट एनी इज नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम हर ओन पॉकेट, राइट? अल्टीमेटली जो एनी के ऊपर बर्डन पड़ा है वो क्या करेगी, एनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देगी। तो मेरी वेजेस इंक्रीज हुई, तो इसके साथ क्या हुआ, उसके प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो वो क्या हुआ, फिर से अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही हो गया। तो दिस इज, पहली बात ये समझना, क्योंकि आपके एमटीपी में ये क्वेश्चन है कि जो प्राइस राइज है, इट इज सिंपली वेज राइज है, सॉरी, इट इज सिंपली अ मिथ। रियलिटी में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि एवरी राइज इन वेज लीड्स टू राइज इन प्राइस, एवरी राइज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन वेजेस। ये स्पाइरल की तरह, भंवर की तरह ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। मैं खुश कि एनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, बट ये नहीं पता कि एनी ने आगे अपना प्रोडक्ट भी महंगा कर दिया है। तो जितनी मेरी सैलरी बढ़ी थी उतना तो मेरे को उस प्रोडक्ट को खरीदने में भी पैसे लग गए, तो वो जो मेरा इंक्रीज हुआ था नलिफाई हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया ना वो। तो फिस्कल पॉलिसी आपको किसको लेके जाती है, फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज अ वेज प्राइस स्पाइरल। कहीं से भी शुरू कर लो आप प्राइस से शुरू करोगे, एवरी राइज इन प्राइसेस लीड्स टू राइज इन वेजेस, एवरी राइज इन वेजेस लीड्स टू राइज इन प्राइस, एंड दिस प्रोसीजर कंटिन्यू इन द वर्ल्ड। हर इकोनॉमी को पता है कि ऐसा होता है, बट फिर भी हर इकोनॉमी इसी तरीके से काम करती है। एम आई क्लियर फॉर दिस थिंग? और सेकंड आपका फिस्कल डेफिसिट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
विच वन इज दैट इज टू बी टेकन एज अ, अभी मैं बुक में रीडिंग करवाऊंगी, इट इज टू बी टेकन एज अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। द सेकेंड इफेक्ट, पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? मे आई हैव फ्रॉम द ऑल। सेकंड कौन सा है? अब क्राउडिंग आउट में क्या होगा? हमने क्या अभी देखा कि मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है, राइट? आपने गाड़ी लेनी है, आपके पास पैसे की कमी है, सो पॉपुलर टर्म आप क्या कहते हो ना? यूज द राइट वर्ड, नो, गेट इट फाइनेंस्ड। आपका राइट वोकैबुलरी क्या होती है? फाइनेंस करवा लेते हैं, जितने का गैप है, जितने का मेरे पास डिफरेंस है, टू दैट मच एक्सटेंट आई कैन गेट इट फाइनेंस्ड। अब फिस्कल डेफिसिट का अल्टीमेट सोल्यूशन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आपके पास क्या है? आपके सर्वाइवल का पॉइंट आ गया टू गेट इट फाइनेंस्ड। और गेट इट फाइनेंस्ड कैसे होगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी। फिस्कल डेफिसिट का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या चीज है? दैट इज टू हैव अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि आपने अपने डेफिसिट को, इसको याद कैसे करना है कि आपने अपने डेफिसिट को क्या कर लिया है? फाइनेंस कर लिया। फाइनेंस कर लिया मतलब आपने बोरिंग्स कर लिया, या तो आपने बोरिंग्स की, या आपने क्या किया? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी किया। मतलब कहीं से भी आपने मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज कर दिया। अल्टीमेट पर्पस तो यही था ना, एक्सपेंडिचर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। आईफोन वालों से पूछो जो आईफोन यूज करते हैं, हमारा तो स्टैंडर्ड आईफोन है जी, हम तो इसके नीचे जाए। मतलब वंस यू आर यूज टू वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने इनकम को रेज कर दिया, मैंने प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी कर दिया, राइट? मैंने फॉरेन असिस्टेंस ले ली, मैंने बोरिंग्स कर लिया, मनी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मानते हो सारे इस बात को? ऑनलाइन आप लोग सारे इस चीज को मानते हो? Yes, ma'am. बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, इसका सबसे पहला राइट कौन क्लेम करेगा? ये रिसोर्स मेरा जो इंक्रीज हुआ है, इसके ऊपर सबसे पहले अपना राइट कौन बोलेगा कि इसको यूज करने का राइट पहले मेरे पास है, अगर कुछ बचा तो तुम ले जाना? गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक सेक्टर करेगी, गवर्नमेंट करेगी। क्राउडिंग आउट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्राउडिंग आउट का। अब जब मैं पेपर भी लूंगी ना चैप्टर 7 का, चैप्टर 6 का तो हो गया, कल आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चैप्टर 7 का लूंगी, पहला क्वेश्चन ही मैं इसी के ऊपर डालूंगी। क्राउडिंग आउट क्या है? वो जो मनी सप्लाई मेरी इंक्रीज होती है, तो वो पब्लिक सेक्टर सारा पैसा ले जाता है, एंड वेरी लिटिल और लेस थिंग्स आर बीइंग लेफ्ट ओवर फॉर हूम? फॉर द प्राइवेट सेक्टर। क्राउडिंग आउट मतलब भीड़ में से मैंने प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया? निकाल दिया। आई बात समझ में? भीड़ में से, भीड़ थी ना, इतना रश था, तो मैंने रिसोर्सेज बढ़ाए, और जब मैंने रिसोर्सेज बढ़ाए तो उसके ऊपर सबसे पहले अप्रूवल स्टैंप किसकी लग गई? पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की, और उस भीड़ में से मैंने प्राइवेट सेक्टर को निकाल दिया। मतलब जब मेरे पास फिस्कल डेफिसिट होता है, जब मेरे पास मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, आप लोगों ने क्या चीज रखनी है? प्राइवेट स्पेंडिंग इज गोइंग टू बी इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सिग्निफिकेंट क्या बन जाएगा? पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एम आई क्लियर फॉर दिस? यस। At the time of inflation, even private sector do the surrender, not possible to meet at this cost. ठीक है? तो उस टाइम के ऊपर आपके पास, इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, आई एम लेटिंग यू नो, कि जहां पे सबने सरेंडर कर दिए हैं, यू आर कैरिंग टू मच ऑफ मनी एंड दे आर गिविंग यू टू फ्यू गुड्स। ट्रैप में हम फंस चुके हैं। दिस इज नॉट अ बिगनिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट। एंडिंग, आई एम सीसीयू, मतलब मेरा लास्ट एक होप क्या है? वो यही होप है कि गवर्नमेंट सेक्टर आगे आके जो एक प्रिकॉशनरी मेथड्स लेने हैं, जहां पे उसको स्पेंड करना है वो करे, ताकि इकोनॉमी में आपके पास फिर से सर्वाइवल हो जाए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 91 क्यों जा रहे हो आप? सीधा 2021 पे, 2020 में भी आ जाओ, ठीक है ना? 2020 में प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल बंद हो गया था,
तो इकोनॉमी में आपको इलेक्ट्रिक शॉक कौन लगा रहा था, कौन सा इंजेक्शन चल रहा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उस टाइम के ऊपर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आया था, कोई नहीं आया था, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर तो भी आएगा ना अगर उसको प्रॉफिट कुछ नजर आएगा। बट जब ये वाली सिचुएशन आती है तो उस टाइम तो मतलब ये होता है कि मेरी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल तो छोड़ो, सरवाइव करने लायक बन जाए, अभी सांस आ जाए, वेंटिलेटर पे हूं भी मैं, सरवाइव करना होगा इस टाइम। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, अब करें बुक में से। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट नॉन बोरोड, क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया कि फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होगा, वेयर आई एम गोइंग टू टेक द लोन, सी ये लाइन याद रखो जी। नॉन बोरोड रिसीव्स फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स इंटायर एक्सपेंडिचर, बोरिंग्स के अलावा जितना भी आपके पास पैसा है वो लेस देन योर एक्सपेंडिचर। सारा क्लियर है, बोरिंग्स को छोड़ के। ठीक है, it has to borrow money from the public to meet its shortfall, overall receipts excluding borrowings, government total expenditure, total receipts excluding borrowings। तो ये आपकी इट इज परसेंटेज में शो करते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। fiscal deficit is total expenditure minus total receipts excluding borrowings, we have done this, प्लीज चेक आउट, सारे फार्मूलाज मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब लास्ट में आप प्लीज नोट डाउन द लास्ट पॉइंट कि आपके पास अब डेफिसिट एक रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है और एक कैपिटल डेफिसिट हो सकता है, मानते हो इस बात को? क्योंकि आपके पास दो तरीके की वो है ना, एक रेवेन्यू है और एक कैपिटल है। तो आपके पास जो डेफिसिट है वो भी क्या हो सकता है, टू टाइप्स का, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। यहां पे वो लाइन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा पार्ट ले रहा है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। पहले भी आपको ये वर्ड मैं दे चुकी हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईदर अबाउट द रेवेन्यू और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिटल। तो अगर मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो बोरोड इनकम है या जो जितनी भी मेरी इनकम हो रही है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर विच पर्पस, फॉर कंजम्पशन। क्योंकि अगर कैपिटल डेफिसिट ज्यादा है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। बट अगर मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो इट मींस इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट यही छोटी छोटी बातें पाइल अप होके बहुत नुकसान कर देती हैं, और ये आपका क्वेश्चन बैंक है सारा। तिवारी जी क्लियर है? लास्ट डेफिसिट आपके पास आ गया, दैट इज टू बी टेकन एज अ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किसके इक्वल है, फिस्कल डेफिसिट, और जो आपने बोरिंग्स की उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये फार्मूला भी आपके पास आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है, या जो मैंने आपको वेज प्राइस पैरल बोला है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोला है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ। हमारा ये ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई शक यहाँ पे? No, ma'am. Why this word interest is here? Because net is here, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी मिलती हैं और इंटरेस्ट रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट देती भी है और गवर्नमेंट लेती भी है, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज टू बी टेकन एज अ नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। विद दिस योर मेजर दिस चैप्टर इज ओवर। अब हमारे पास ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द फर्स्ट टर्म इज टू बी टेकन एज अ फाइनेंस बिल। क्या है फाइनेंस बिल, किसके बारे में होता है, टैक्सेशन के बारे में। पीयूष भाई, फाइनेंस बिल किसके बारे में होता है? और एप्रोप्रिएशन बिल
अवनी, एप्रोप्रिएशन बिल ना, कट मोशन है, कंसोलिडेटेड फंड है, डिमांड फॉर ग्रांट्स है। तो ये सारा अथॉरिटी जो आपको कब दी गई थी, एप्रोप्रिएशन बिल में कब दी गई थी, कौन से ईयर में, चेक कर लेना भैया। एप्रोप्रिएशन बिल की अथॉरिटी, क्योंकि बजट में कुछ नहीं था, तो दैट इज व्हाई दिस 1997 आई बिलीव सो। चेक करो, एप्रोप्रिएशन बिल वाज गिवन अप्रूवल इन द ईयर, एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ तो था उसमें, अभी बता दूंगी मैं। शो मी, एक मिनट रुको। अच्छा, कहीं पे तो कुछ था ये, वो तो 2017 में था। क्या हो गया करमन? 1997 में क्या हुआ था, चेक करना। थैंक यू। चलो जी, फाइनेंस बिल क्या है आपका, प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट डिटेलिंग द इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, ऑल्टरनेशन और द रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड इन द बजट। आउटकम बजट क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड है। जब आप पेपर्स के लिए बैठते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, डिटेल मार्कशीट। ठीक है, तो ये आपका आउटकम बजट क्या है, आपका प्रोग्रेस चार्ट है कि कहाँ पे आपने कितना पैसा लगाने का अप्रूवल दिया था, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए थे इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और आपको अल्टीमेटली आपने क्या किया। मतलब वो सारा आपका प्रोग्रेस देखता है कि किसमें फंड्स जो है वो यूज हुए हैं। So the outcome is an establishment of a direct link between the budgetary allocation of schemes and its performance. ठीक है, so the outcome budget, ये आ गया word, it is to be taken as a progress card, जहाँ पे various ministers and departments अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर किया था एंड आई एम एबल टू हैव दिस मच, मैंने ये पर्पस अपना अचीव कर लिया। उसके बाद गुलोटीन है, गुलोटीन आप सबको पता है, द पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेड टाइम फॉर एग्जामिनिंग द एक्सपेंडिचर, किसके लिए, डिमांड फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज, दैट इज अंडर डिमांड फॉर ग्रांट्स। So prescribed period for the discussion is over. The Speaker of the Lok Sabha puts all the outstanding demand for grants, whether discussed or not, to the vote of House. Cut motions, we have already done this. Motions for the reduction of various demand for grants are made in the form of cut motions, right? Yes. अब आपके पास आ गया कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड में हमारे पास अभी तक तीन चीजें हमने की थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई, राइट, और उसके बाद जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के उसमें एप्रोप्रिएशन बिल की अथॉरिटी आपको दी थी। ठीक है, all revenue receipts, loan raised, and all money received by the government in repayment of loans। मतलब गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है किसी भी फॉर्म के ऊपर आ रहा है, जितने भी लोन्स लिए हैं, जिसकी भी रीपेमेंट हुई है, वो सारा कहां पे जाके क्रेडिट होगा, इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो कहां से होंगे, दैट इज गोइंग टू बी देयर फ्रॉम दिस फंड। Am I clear? मतलब द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपका फंड यूज होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ कंसोलिडेटेड फंड। और इसकी दो टाइप्स हैं, वन इज टू बी टेकन एज अ रेवेन्यू एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ कैपिटल। फिर आ गया आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अ फंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ प्रेसिडेंट। ये किसके पास है, कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी, इमरजेंसी। मतलब कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, इकट्ठा। ठीक है, तो जो मुट्ठी इकट्ठा आपका पैसा हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, एक ही जगह के ऊपर वो सारा
accumulate हुआ है, so that has to be used for your routine activities by the government. Okay. Contingency fund कब यूज होना है? When I am going to have any kind of emergency. Emergency क्या हो सकती है? War is also to be taken as a natural disaster. आज की डेट में वॉर टाइम चल रहा है, कोई बैक्टीरिया ऐसे प्रॉब्लम आ गई जैसे कोरोना वाली थी, या आपके पास चलो क्लाइमेटिक कोई आ गई, कहीं पे फायर बहुत ज्यादा आउटबस्ट हो गया, आपका कुछ भी हुआ है, तो वो इमरजेंसी है आपकी, राइट? तो ये प्लेस पहले किसके पास रहेगा? दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इट इज अंडर द डिस्पोजल ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है? एग्जीक्यूटिव और टू मीट टू अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। प्रेसिडेंट यहां से प्राइम मिनिस्टर को दे, किसी को भी दे, अनफोर्सीन मींस इट इज नॉट अ प्लान्ड वन। अनफोर्सीन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी इंडिया में सूखा पड़ जाएगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में फ्लड आ जाएगी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे पाकिस्तान अटैक करने वाला है, लॉस हो गया, मैसिव लॉस हो रहा है। मतलब इट इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल लॉस, जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मैक्रो लेवल के ऊपर पूरी कंट्री का जो लॉस है या पूरी एक स्टेट का जो लॉस हो रहा है, उसमें से जो भी इमरजेंसी फंड्स होते हैं वो कहां से आएंगे? यहां से आएंगे, और इसका अप्रूवल कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। Funds available the government to meet the unforeseen expenditure and they don't need any kind of approval. ठीक है? कंसोलिडेटेड फंड के लिए तो हमने देखा था ना, एप्रोप्रिएशन बिल आपको क्या दे रहा है? अप्रूवल ही तो दे रहा है ना, एक अथॉरिटी तो दे रहा है ना। बट कॉन्टिजेंस फंड के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो आपके पास पार्लियामेंट में जो भी है उसमें आप चले जाते हो। एंड आपके पास बस इतना याद रखना कि इट इज टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। लास्ट पैराग्राफ आपका आ गया पब्लिक अकाउंट। अंडर द प्रोविजन ऑफ 261 पार्ट 1, 266 पार्ट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is used public account in relation to all the funds from where the government is working as a acting as a bank. जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पास ईपीएफ है, वो अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, वो आरबीआई के पास नहीं जाता, वो पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट उस टाइम के ऊपर कैसा एक्ट कर रही है? एक बैंकर की तरह काम कर रही है। उस ईपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे को कहां से आएगा? इट इज गोइंग टू बी देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अभी हमने पढ़ा ना प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट। मतलब जो भी मेरा अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसमें क्या है? इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट किसने देना मेरे को? गवर्नमेंट ने। कभी आपने सोचा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास नॉर्मली एट टाइम क्या होता था? 58 ईयर इज टू बी टेकन एज एन एज ऑफ रिटायरमेंट, है ना? बट अब क्या करती जा रही है गवर्नमेंट? 58 से क्या किया? 60 किया, 60 से क्या किया? 62 किया, अब कई जगह के ऊपर वो 65 भी हो चुकी है आपकी। वाई? क्या गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टीज की कमी है? यूथ की कमी है? नहीं, क्योंकि जब इन लोगों ने रिटायर होना है, अ ह्यूज अमाउंट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसका टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपने एम्प्लॉइज को देना होता है, ग्रेचुटी देनी होती है, ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है वो देना होता है, और गवर्नमेंट के पास एट टाइम्स पैसा नहीं है देने के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है शांत रखो, अभी रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दो। और दूसरी तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करे जा रही है? प्लस 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 प्लस, ये टेस्ट पास करो तो तुम एलिजिबल हो, ये टेस्ट पास करो तो तुम एलिजिबल हो, ताकि तुम जॉब में लेट इनरोल हो, ताकि आपको परमानेंट जॉब के लिए भी आप एलिजिबल ही नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखी जा रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में तो आपको वेजेस के उसके हिसाब पे होगा, बट अगर मैंने परमानेंट रख लिया तो आपको पूरा स्केल देना पड़ेगा मेरे को, राइट? तो पब्लिक अकाउंट में से आपने क्या याद रखना है कि आपका प्रोविडेंट का पैसा और आपका ये जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, ये कहाँ का पार्ट है? दे आर टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट। विद दिस योर दिस चैप्टर इज ओवर। अब क्विकली हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि फिर हम स्टैट्स की क्लास शुरू कर सकें।
पहला क्वेश्चन बहुत इजी है. द डिफरेंस बिटवीन द बजट डेफिसिट एंड डेट सर्विसेज पेमेंट इज कॉल्ड एज. ओके जी, मैंने पहले ही बोला था कि आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे. द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल पिक्चर इज गिवन टू यू. आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द रेवेन्यू डेफिसिट, यू हैव टू फाइंड आउट द फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ऑफ अ कंट्री ए. दैट्स इट. ये क्वेश्चंस तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, कर लेना. कोई फंसा तो मेरे को बता देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर. B option. Appropriation bill is intended to. B option. Gives authority to the government to incur expenditure from and out of the consolidated fund of India. PDM. कोई नहीं आंसर देगा. Only Harsh will give me an answer. Please do stand. Yes, you only. PDM aims at what? Public debt management. Quickly. I don't know. You have to give me an answer. Ask your friends how many are with C. Take a vote. What C? How many of you are with C? Management क्या है कि I need to minimize my cost. Okay, sit down. The railway budget, part of a general budget, but present on the next day. Divyansh, what is an outcome budget? अभी पढ़ा है. B option, right? What is the outcome budgeting? It is a B option. Sit down. Next, Piyush. What is a corporate tax? कौन से वाला? D. Collected by a union government and is a revenue receipt. ये तो ठीक है. कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? एक रेवेन्यू रिसीट है. बट ये वर्ड तो हमारे पास ए में भी था. रेवेन्यू रिसीट्स तो आपके, उसने कैपिटल और दोनों बोला हुआ है. चलो वो स्पेस के ऊपर एलिमिनेट हो गया. बी और सी क्यों एलिमिनेट किए पीयूष? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट borrowings from government, foreign government and institution. कैपिटल. द फॉलोइंग टेबल है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल रिसीट्स कैलकुलेट करनी है, रेवेन्यू डेफिसिट करना है. दैट यू कैन डू. एंड डेट नॉन डेट कैपिटल ये करना है. मैंने कल सबका सोल्यूशन देखना. Everyone is going to share their answers with me and I need to ask you the reason. ये अगर आपने ये आंसर निकाला, you should be capable to give me an explanation. Am I clear? Rupinder, a budget is said to be unbalanced. Very easy question. Unbalanced matlab your expenditure is more than income. Tiwari ji, fiscal deficit, excess of a total expenditure over total receipts excluding borrowings. Samiksha, budget of the government generally impacts. बिना पढ़े पढ़ लिया. Reallocation of resources, redistribution and stability. Akib, which of the following is the statement submitted with the budget as a requirement of FRBM? What is FRBM? What is the full form of Jindal ji? What is the full form of FRBM? हाँ जी, फुल फॉर्म कल ही करवाई है. Anyone who can tell me the full form?
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, FRBM क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट। ये किसके अंडर था? जो आपके 4 अकाउंट्स थे, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंट फंड, पब्लिक अकाउंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक, FRBM स्टेबलाइजेशन के लिए था। अब आंसर दो इसका, तुम दोनों में से कोई भी। Macroeconomic framework, medium term. Yes, it is both B and C. It is given in the book as it is. Medium term mein, and it is going to be a macroeconomic framework. Okay. Next question. Government borrowing is treated as a capital receipts. Neha, why? It leads to the creating of assets. It is a creation of liability, both A and B or none. कैपिटल रिसीट्स क्या करेगा? लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। ओके, सो इट इज ओनली बी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद मी? हिमानी, नवजोत, व्हाट इज योर आंसर? मैम बी। Liability. बी, इट क्रिएट्स लायबिलिटीज। कैपिटल रिसीट्स है तो लायबिलिटीज क्रिएट करता है, एसेट्स रिड्यूस करता है। ओके जी, ये किसका क्वेश्चन था? हिमानी का, नेहा का। मैम, क्या स्टेट फॉरेन कंट्री से लोन ले सकते हैं अगर सेंटर बैंक की परमिशन हो? हाँ जी नेहा, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन सेंटर एंड स्टेट की उनके आपस में कैसे वो है, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं है अगर तो, बट इट इज गोइंग टू बी थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल। सिरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल, व्हाट इज अ रिटेल डायरेक्ट स्कीम? कल ही बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। Direct sale of goods and services by the government departments initiated by the Reserve Bank of India. Facilitate investment in government securities by individual investors. So it is going to be both A and P. रिटेल में क्या था कि आरबीआई ने एज अ डायरेक्ट डील विद होलसेलर की बजाय किसके साथ की? रिटेलर्स के साथ की। सौरभ, non-debt capital receipts includes what? कल ही अंडरलाइन करवाया था। Are those who do not create any future repayment burden for the government. Why you have selected B? हाँ, यही होती है, ठीक है जी। रितु, which of the following is a capital receipt? Sale proceeds from the disin. What is a license fee? Is it which type of revenue it is? Administrative revenue. Assistance from Japan for COVID vaccine, which type of revenue? It's a transfer, unilateral वो है आपका। Dividend from a public sector, नॉन डेट, डेट में तो वही आता है ना, दो ही आते हैं, बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज अ टर्म फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। grants given by the central government to the state government. Online students, kindly raise your hand, I need to see। 23 का क्वेश्चन, आंसर बताओ जी। यार तुम चैट बॉक्स में क्यों लिखते हो? Piyush has given me answer. Okay, who said? Anybody else? Anmol, there are so many students. Harman, Pritinder, Manish, Vibhor. Can I get an answer for 23 question? Vrinda, Riddhi? B option. B option. All are giving me B. What is B? A revenue expenditure as it does not create any asset
nor reduce any liability. Grants given by the central government to the state government. A revenue expenditure as to meet the current expenditure of the states. As per the definition of revenue expenditure, out of these two, which one is the best? Why to make a compromise? Tax तो दोनों के ऊपर सेम ही है, एक नंबर उसके लिए, आधा नंबर एक नंबर ही है, बट हमें चूज क्या करना है? बेस्ट. My favorite question. Mankaran will answer. Short-term credit from the Reserve Bank to the state government. See, आप दे सके ना, क्योंकि कल अंडरलाइन करवाया हुआ था. शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने डेज के लिए होता है? 3 months के लिए. What is that called as? Ways and means advances. अगर आपको अंडरलाइन हाईलाइट ना करवाया होता तो you would not have been able to answer. This is the importance की जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो बुक में अंडरलाइन, जो मैं बोलती हूँ उसको डबल ट्रिपल टाइम्स ऐसे कर लो. रिटेल डायरेक्ट है, आप लोग खुद करोगे ना भूल जाओगे. WMA है, आप भूल जाओगे. लेमन प्रॉब्लम है, भूल जाओगे. तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो बुक के अंदर सिर्फ एक बार ही गिवन है और बार बार नहीं है वो. तो उसको वहीं पे सर्कल कर लो, अपने वे में उसको हाईलाइट कर लो. राइट. विद दिस आई थिंक दिस इज द थर्ड यूनिट. एक यूनिट रह गया आपका. सो एक यूनिट बहुत इजी है वो वाला. फिस्कल पॉलिसी means we are going to discuss all about taxes and everything. इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट? बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी लोन्स थे ना वो. तो वो फिर डेट कैपिटल, वो लंबे वाली सारी चीजें आ गई, सारी लंबी वाली जो इतने सारे वो हैं. रिधि इज आस्किंग मी, होल्ड ऑन अ crowding out. Beta Riddhi, I did not ask you to make noise. Crowding out क्या है कि when I am going to, when I मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सबका करता धरता है. गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेज इट्स रिसोर्सेज. मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, चाहे वो मैंने खुद अपने आप किए, चाहे मैंने बाहर से लिए, जैसे मर्जी मैंने किया, बट आउट ऑफ वे जाके मैंने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर लिया. जब रिसोर्सेज को मैंने इंक्रीज कर लिया तो उसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए था, तो गवर्नमेंट मोस्टली ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो अपने खुद के चीज के, अपने खुद के मोटिव के लिए यूज कर लेगी. एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हैव एनी थिंग और अ लिटिल थिंग लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट में दो चीजें हैं, एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है. तो जो पैसा मैंने जनरेट किया उसके ऊपर पहला हक किसके ऊपर आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर के ऊपर आ जाएगा. सो क्राउडिंग आउट मतलब वेरी लिटिल इज गोइंग टू बी देयर फॉर द प्राइवेट सेक्टर. रिधि, एम आई क्लियर? तो क्राउडिंग मतलब, आउट का मतलब भीड़ में से निकालना. एनी अदर डाउट टू एनीवन? मैम डिसइन्वेस्टमेंट के एग्जांपल बताना एक दो. बेटा जी, इंडिया ने एयर इंडिया बेचा था, इंडिया ने 5G स्पेक्ट्रम बेचा था, इंडिया ने मारुति को बेचा था, और इंडिया ने क्या बेचा था? हाँ, चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेटाइज हो रही है. तो जो अपने सोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उसको जब वो बेच देता है. कभी आपने देखा? वृंदा, आप कहाँ को बिलोंग करते हो? मैम अंबाला साइड. अंबाला. तो कभी कभी न्यूज़पेपर में देखना, आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आता है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन की ये एंटीक चेयर यूके में जाके इतने की बिकी. मतलब कोई हमारी क्लासिकल चीजें होती हैं तो हम उसकी ऑक्शन करते हैं या हम बाहर जाके उनको बेचते हैं. तो वो क्या पर्पस होता है? फंड रेजिंग. एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. ओके मैम. ओके. किसकी? लीज तो हो गया आउटसोर्सिंग, मतलब आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बेचा नहीं है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको ओनरशिप राइट दे दिया. सॉरी भैया, ये 7.5 अब मेरे को ऐसे अभी याद, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, बट थोड़ी नालायक हूँ, ज्यादा नालायक नहीं हूँ.
7.55 पे, सॉरी क्या करूं इसका, अच्छा ये रहा 7.54 के ऊपर, प्लीज पे अटेंशन। आपकी बुक का 7.54 पेज के ऊपर बिगिनिंग में ही दो पार्ट्स गिवन है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। और वो किसके अंडर गिवन है, वो एक प्रोसीजर के अंडर गिवन है कि आपके पास क्या प्रोसीजर है। आपको पता है कि आपका जिस दिन पार्लियामेंट में बजट स्पीच होती है, इट इज टू बी डन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देता है, तो दे आर गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपका प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि जिस साल आप मेरे पास थे, पिछले साल में बताओ तुमने अपने आगे कौन कौन से रेजोल्यूशंस रखे थे, आपने अपने साथ क्या प्रॉमिस किया था, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आपने उस रिसोर्सेज में कितनों को कैसे किस पर्पस के लिए यूज किया, मेरे पास कितना डेफिसिट हुआ। तो पार्ट ए में वी आर गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस आउटकम बजट। आउटकम बजट अभी बताया ना क्या होता है, प्रोग्रेस। तो पार्ट ए में वो हो गया, अब वो उसकी वैल्यूएशन होगी आपकी। तो पार्ट बी में जो मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया, या उस चीज को इंडिकेटर्स को अपने दिमाग में रखते हुए कि मैंने अभी तक कंट्री में ये काम कर लिए हैं, मेरे ये पैरामीटर्स हैं, उनको आगे कैसे मैंने लेके जाना है, मेरी फ्यूचर पॉलिसी क्या है, वो मैं किस में डिस्कस करूंगी, मेरी फ्यूचर एस्टिमेशन क्या है, वो मैं किस में डिस्कस करूंगी। आई एम गोइंग टू हैव दैट इन पार्ट बी। ओके, एनीथिंग एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉन डेट कैपिटल में आपकी रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट है, और डेट कैपिटल में आपका बाकी सारा आ गया। स्नेहा, इज दैट ओके? करें बंद? ऑनलाइन, आर यू क्लियर अबाउट इट? Yes, ma'am. चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद रिग्रेशन नाउ। टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, आधे घंटे 1.5 घंटे में पानी पियो और आधे घंटे में वापस आ। 1.5 मिनट में पानी पियो और आधे मिनट में क्लास को ज्वाइन करो। ऑल दी बेस्ट।